नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज एक्शंस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्री अगर लेता है तो उसमें ऐसी बहुत सारी एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आएंगे और ऐसा बहुत सारा हमको टर्म्स इंट्रोड्यूस होती है जिनका हमें एक्चुअली मतलब पता नहीं होता या फिर हमको बहुत ही एक लूज मतलब पता होता है। तो आज हम उसी से रिलेटेड देखेंगे कि कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स की बात करेगा तो उसमें बेसिकली क्या क्या डिवीजन हो सकते हैं और उसमें कौन कौन से ऐसे वर्डिंग्स रहेगी, ऐसे ऐसे कौन कौन से जो की वर्ड्स रहेंगे जिनका मतलब पता होना चाहिए हमको उस चीज को समझने के लिए, उस एक्शन प्लान को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसको बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है कि जो कार्बन ऑफसेट एक्शन है उसमें क्या हो सकता है, और जो कार्बन का जो स्ट्रेटेजी सस्टेनेबिलिटी और जो रिस्क एडवाइजरी काइंड ऑफ जो प्लान्स है हमारे उसमें क्या हो सकता है। तो जो उसमें सबसे पहला टर्म जो आएगा वो होता है जीएचजी वेरिफिकेशन। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक ग्रीन हाउस गैस वेरिफिकेशन क्या होता है। उसमें एक बार देखेंगे उसमें वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों जरूरी है, और आज के टाइम पे वैलिडेशन और वेरिफिकेशन को एक्रीडेट करने वाली मतलब उसको मान्यता देने वाली कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है और ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो ये काम करती है और जो इनको एक्रीडिटेशन बोर्ड से इनको मान्यता मिली हुई है। और हम देख सकते हैं कि कार्बन फाइनेंसिंग, कार्बन प्रोजेक्ट का जो ऑफसेट प्रोजेक्ट है उसमें कार्बन फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, कार्बन फाइनेंसिंग का बेसिक जो फाउंडेशन है उसका बेसिक मूल उसका रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि केपीओ का एक टर्म होता है, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई कंपनी अगर केपीओ कर रही है तो उसका मतलब क्या है, सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिसमें ये सब किया जा सकता है, और कार्बन फुटप्रिंट जो कि एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो क्या होती है। उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक और सस्टेनेबिलिटी और रिस्क एडवाइजरी के अंदर बेसिकली एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट REC एक टर्म है, ये क्या होती है, ये इसका मतलब क्या होता है और इसको किस तरीके से कंपनीज या कोई भी इंडस्ट्री वो यूज कर सकती है। एक द ग्रीन सिग्नल इको लेबलिंग TGS, इसका क्या मतलब होता है, इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, और लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA, मैनेजमेंट सिस्टम ISO मतलब जो ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से इस पूरी प्रोसेस को स्टेब्लिश करने में, इस पूरी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने में, उसको एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। तो आज हम सब देखेंगे कि इन सब बेसिक टर्म्स को किस तरीके से यूज किया जाता है और इनका मेन फंक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से इस पूरे क्लाइमेट एक्शन प्लान में हेल्प करती है हमको चीजें समझने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन ऑफसेट एक्शंस में कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बेसिकली ब्रॉडली इसको जो हमारे जो इमिशन हो रहा है उसको मॉनिटर करना और उसको मेजर करना और उसको इवेल्युएट करना, बेसिकली ये मेजरिंग और इवोल्यूशन वाला काम रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का कि वो कितना इमिट कर रहा है। उसमें बेसिकली दो चीज हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री वो बेसिकली खुद जो कार्बन उसमें CCF और PCF मतलब कॉर्पोरेट कार्बन फुटप्रिंट मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है वो, और सेकंड चीज है प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट मतलब कोई प्रोडक्ट है, अगर कुछ ने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है उस प्रोडक्ट का स्टार्टिंग फ्रॉम जब उसको डेवलपमेंट से कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, कौन कौन से सोर्स से हुआ है, वहां से लेके वो जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, उसके बाद मार्केट में जब वो यूज हो चुका है, उसके बाद उसका जब तक उसका पूरा लाइफ रहेगा तब तक उसका कितना उसको डिस्पोजल तक कितना उसमें कार्बन कंज्यूम हो गया है, उसका कितना कार्बन फुटप्रिंट रहेगा, कितना एनर्जी उसमें वेस्ट होगा उसको पूरा खत्म करने में या डिग्रेड करने में। तो वो एक तरीके से पूरा साइकिल उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। यहाँ पे जो सेकंड हमारा है वो है ग्रीन हाउस गैस वेरिफिकेशन। अब जैसे हम जानते हैं बेसिकली एक थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन होता है जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस रहता है, जो भी कंपनी या फैसिलिटी है वो इमिशन कर रही है तो उसमें वो कितना इमिट कर रही है उसको वेरीफाई करना, उस प्रोसीजर को ही ग्रीन हाउस गैस वेरिफिकेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे जब भी कोई भी इंडस्ट्री अगर बात करेगी इस ग्रीन हाउस गैस के बारे में कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, तो ये दोनों टर्म सुनने में एक जैसे लगती है पर हम आज इनका बेसिक मतलब देखते हैं। बेसिकली वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने ये इस प्रोडक्ट्स इस मॉडिफिकेशन से या इससे हमने ये ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को रिड्यूस किया है। तो अगर हम बात करें तो वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो बात बताई जा रही है मतलब जिस प्रोडक्ट को बना के ये चीज अचीव की गई है तो क्या वो प्रोडक्ट सही बना है, और वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो डिजाइन या जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी उस प्रोडक्ट की
जिसके कारण हमको आउटपुट मिला है, क्या वो डिजाइन रिक्वायरमेंट और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सही है। वेरिफिकेशन में होता है कि हम उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट देखते हैं और उन स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट के साथ क्या हमको आउटपुट मिल रहा है, वो हमारा वैलिडेशन होता है। तो और इसमें नेक्स्ट हम जो है एक्रेडिटेशन बोर्ड, जैसे हमने बात करी कि इन जो वेरीफाई करने वाली जो कंपनीज होती है उनको एक्रेडिटेट कौन कर रहा है, उनको मान्यता कौन दे रहा है कि आप कर सकते हैं, आपको पता है या फिर आपके पास वो सिस्टम है जिससे कि आप किसी भी इंडस्ट्री का किसी भी फैसिलिटी का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो जो बोर्ड्स होते हैं वो उन बोर्ड्स को एक्रेडिटेशन बोर्ड्स बोलते हैं। बेसिकली ये NABCB और ANSI, ये दो बेसिकली नॉन वेरी पॉपुलर बोर्ड्स है जहां से एक्रेडिटेशन मिलता है। कार्बन फाइनेंसिंग, अब इसमें बेसिकली कार्बन फाइनेंसिंग में अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है कि आप जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में आपको कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी, तो अल्टीमेटली आपने ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे कि आप आपके फ्यूचर में आने वाले इनफ्लो को आप आपके करंट जो आपको फंड रेस करना है उससे बैलेंस करेंगे। तो इस मैकेनिज्म को अल्टीमेटली कार्बन फाइनेंस बोला गया है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी आपका इमिशन है उसको आप मॉनेटरी टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर कोई कार्बन फाइनेंसिंग होता है तो जैसे कि कोई फॉरेन की कंट्री है, वो किसी डेवलपिंग नेशन में अगर वो डेवलप कंट्री अगर कोई डेवलपिंग नेशन में या अगर कुछ टेक्नोलॉजी अगर कार्बन फाइनेंसिंग कर रही है तो साथ ही साथ कार्बन फाइनेंसिंग के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करेगी, वो वहाँ का नॉलेज शेयरिंग, वहाँ की एक्सपर्टीज वो भी वहाँ पे शेयर करेगी, जिससे कि उस कंट्रीज का जो डेवलपिंग कंट्री है उस कंट्री के में ना सिर्फ वहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे जबकि वहाँ पे नॉलेज भी आएगा, टेक्नोलॉजी भी आएगी और वहाँ का जो रेवेन्यू, वहाँ का जॉब मार्केट है वो भी बूस्ट होएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्दी टर्म है। सेक्टर्स, अब जनरली हम देखेंगे किसी सेक्टर में ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन की बात जनरली की जाती है तो ऐसा काफी सारे सेक्टर्स है, बस में हम कुछ की सेक्टर्स देखें, पावर जनरेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन हो गया, ऑयल इंडस्ट्रीज हो गया, जनरल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उससे रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल प्रोडक्शन, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिनमें ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन को काफी इंपोर्टेंटली देखा जाता है। जैसे हमारा हमने NDC में भी बात किया था, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जिनको बोला जाता है। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, उसमें वो उनको सेटअप करना है, एज्यूमिंग उनको कोई ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन प्रोग्राम उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, उसमें उसके अकॉर्डिंग उनको सपोज कोई बायोगैस प्लांट सेटअप करना है या फिर कोई सोलर पैनल लगा के उनको रिड्यूस करना है। तो ऐसे केस में वो लोग, हो सकता है कि वो जो कंपनी है उसकी एक्सपर्टीज किसी और चीज में, सपोज वो टायर बनाती है पर उसकी एक्सपर्टीज नहीं रहेगी सोलर पावर बनाने में या फिर उसको O&M करने में या फिर उसको स्पेसिफिक डेवलपमेंट में, तो वो उस टाइम पे उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर सकता है किसी ऐसी कंपनी को जिसके पास एक्सपर्टीज है, जो उसको उस चीज में हेल्प कर सके, उसको गाइड कर सके। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कहा गया है। बेसिकली ये सब करना क्यों होता है, कोई भी ये तो जिस तरीके से अभी करंट सिनेरियो डेवलप हो रहा है तो नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज है, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फॉर्च्यून 500 में जितनी भी कंपनीज है उसमें से आधी से ज्यादा कंपनी है जिन्होंने अपना ग्रीन हाउस गैस इमिशन टारगेट को सेट कर दिया है कि हमको इतना टारगेट, हमको हमारा ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन करना है। तो जिस तरीके से यह मेन स्ट्रीम होते जा रहा है रिडक्शन, तो उसी तरीके से आने वाले टाइम में कंट्रीज भी मैंडेटरी भी कर देगी ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन करना, प्लस आपका जो एक ESG पैरामीटर होता है, स्टॉक मार्केट में अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कभी ध्यान दिया होगा, ESG पैरामीटर रैंकिंग होता है बहुत सी कंपनीज का, इस तरीके के पोर्टफोलियो भी डेवलप होते हैं कि कौन सी कंपनी जो ESG पैरामीटर्स पे अच्छी है। ESG मतलब होता है आपका जो गवर्नेंस, G फॉर गवर्नेंस, E फॉर एनवायरमेंट और S फॉर सोशल। तो जो किसी कंपनी है उसका तीनों पॉइंट्स पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट है, एनवायरमेंट पे उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो वो ESG पैरामीटर में काफी डाउनग्रेड हो जाएगी, तो उस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे। तो ये एक नए तरीके का एक कैटेगरी डेवलप हो रहा है। तो कंपनीज को इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे उनका ESG रेटिंग इंप्रूव होगा तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होगा। अब जो हमारा दूसरा कैटेगरी था उसमें था स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबिलिटी और रिस्क एडवाइजरी। अगर इसमें हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक REC, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टर्म आएगा REC, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। बेसिकली इसका मतलब होता है कि 1 मेगावाट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब आपने, आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्री ने, उसको वहाँ की जो कंट्री का जो गवर्नेंस है
वहां उन्होंने टारगेट दिया है कि आपको 100 आपकी टोटल एनर्जी कंजम्पशन का लेट सपोज 20% आपको रिन्यूएबल एनर्जी से कंज्यूम करना है। बट अब उस फैसिलिटी के पास तो रिन्यूएबल एनर्जी का वो नहीं है, उसने तो वो सेटअप नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके फाइनेंशियल्स उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में उसको ऑफसेट करने के लिए वो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीद सकता है। किसके पास है? जिसके पास एक्सेस है, या फिर जिसने अपनी एक्सेस मीट अचीव कर ली है, या फिर कोई जिसने डेडिकेटेड सिर्फ प्लांट इसीलिए सेटअप किया है कि मुझे सिर्फ आरईसी अर्न करके बेचना है। तो ऐसी कंपनी जिनके पास शॉर्टफॉल है वो कंपनी आरईसी खरीद सकते हैं कि हाँ लेट सपोज मैंने 100 मेगावाट मेरा कंजम्पशन है मेरी कंपनी का, मुझे 20% लेट सपोज 20 मेगावाट मुझे कंज्यूम करना है, मुझे जो मेरा यूनिट्स है वो मुझे रिन्यूअल से करना है, तो मैं किसी भी ऐसे सेलर से खरीद लूंगा 20 मेगावाट आवर के आरईसी जो उसके पास एक्सेस रहेंगे, तो मेरा शॉर्टफॉल जो है वो भी मीट हो जाएगा और मेरा जो कंप्लायंस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो आरईसीज है, ये जो इंडिया में बेसिकली एनर्जी जहाँ पे ट्रेड होता है उसके जो दो बेसिक प्लेटफॉर्म है जो इंपॉर्टेंट है, एनर्जी आईईएक्स और पीएक्सआई पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सारा सर्टिफिकेट्स वो भी ट्रेड होता है प्लस एनर्जी भी होता है। अगर हम उसका लास्ट जनरली उसका कॉस्ट की बात करेंगे तो अराउंड 1500 to 2000 के अराउंड इसका प्राइस रहता है एक आरईसी का। तो एक एलसीए क्या होता है? लाइफ साइकिल असेसमेंट। बेसिकली एलसीए जब टर्म आएगा तो उसका मतलब ये है कि एक बहुत ही साइंटिफिक रिगरस और सिस्टमेटिक मेथड है या टूल जिसका यूज करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का एक्टिविटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है उसकी इंटायर लाइफ साइकिल में, उसको एनालिसिस करने के, उसको इवैल्यूएट करने के लिए ये एक असेसमेंट होता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो बेसिकली ये एक आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है या सर्विस बन रहा है उसको समझने के लिए कि वो एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, जिससे कि उसका ईएसजी जो रेटिंग हो सके उसमें उस चीज में हेल्प मिलती है जो भी इवैल्यूएशन करने वाले हैं उनको कि हाँ इसका इम्पैक्ट इतना रहेगा, तो उसको किस तरीके से एनवायरमेंट में रैंकिंग देना है। मैनेजमेंट सिस्टम इंडियन मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे ऐसे बहुत सारे जो स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अल्टीमेट टारगेट को अचीव कर सकता है। जिस तरीके से एग्जांपल के लिए हमारे पास ISO 9001 है, वो क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी किस तरीके से मैनेज की जा सकती है उसके बारे में पूरा गाइडलाइन रहेगा, पूरा गाइडेंस रहेगा, उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए, उसको किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ISO 14001 रहेगा वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा। ISO 5001 रहेगा वो वहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा। ISO 14064 रहेगा वो आपकी बेसिकली आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको ग्रीन हाउस गैस है उसको क्वांटिफाई करना है, उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है और उसमें से गाइडेंस भी रहेगा कि आप उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। एक ISO 20000 रहेगा वो ये बताएगा कि आपको किस तरीके से आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। ISO 27001 रहेगा वो बताएगा कि किस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपका मैनेज होना चाहिए। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट GRI एक इंडेक्स होता है, एक इनिशिएटिव होता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है जो आपके जो ESG पैरामीटर्स है, अगर कोई कंपनी है अगर वो उसको बताना है मुझे उसके शेयर होल्डर्स को या फिर जो उसके कंट्रीज में वहाँ की गवर्नमेंट को कि मेरा ये सिस्टम है ESG पैरामीटर्स में, तो वो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जो है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। वो उस फ्रेमवर्क को फॉलो करके वो वहाँ के शेयर होल्डर्स को या किसी को भी बता सकता है कि ये मेरा ESG पैरामीटर्स का स्टेटस है, मैंने इन चारों जो हमारे 3 पॉइंट है ESG इसमें मैंने इस तरीके से परफॉर्म किया है। तो नेक्स्ट है हमारा द ग्रीन सिग्नल और इको लेबलिंग। बेसिकली ये इसलिए बनाया गया है ये जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको पता चले कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस वो ले रहा है उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है। बेसिकली हम बस कंज्यूमर को ज्यादा इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने का उसको बनने में या उसको आप तक पहुंचने में या उसका आपके यूज होने में कितना एनवायरमेंट पे वो कितना उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो ये एक तरीके का लेबलिंग होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे एनर्जी स्टार लेबलिंग होता है उसी तरीके से ये बस एनवायरमेंट का इम्पैक्ट को असेस करने वाला लेवल्स है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम किसी भी अगर क्लाइमेट चेंज या एनर्जी एक्शन प्लान को हम देखेंगे तो ये काफी रिपीटेडली हमको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने